तो ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले उस टॉपिक का क्या नाम है? हाई ब्लड प्रेशर। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है लोगों की? है ना? हर घर की प्रॉब्लम होगी, हर घर में कोई ना कोई स्ट्रेस में होगा, टेंशन में होगा, बीपी ऊपर नीचे होता होगा, है ना? हस्बैंड वाइफ को लेकर के स्ट्रेस में होगी, स्ट्रेस, और वाइफ हस्बैंड को लेकर के स्ट्रेस में होगा, है ना? तो स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होते रहता है। प्रॉब्लम है क्या? ये प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है। आज लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो जो ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है ना, ये क्या है? एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। लाइफ स्टाइल डिजीज का मतलब, सिंपल सा मतलब क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, कोई बैक्टीरिया वायरस फंगस की प्रॉब्लम नहीं है। किसकी प्रॉब्लम है? हमारे खाने की प्रॉब्लम है। हमारे खान पान में कुछ तो गड़बड़ है, जिसके वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है लोगों में, आज भर भर करके हो रही है। कौन सी प्रॉब्लम? लाइफ स्टाइल डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, ओबिसिटी की प्रॉब्लम, घुटने दर्द की प्रॉब्लम। ये सारी बीमारियां किससे रिलेटेड है? आपके खाने से रिलेटेड है, खान पान से रिलेटेड है बीमारियां। आज हम ब्लड प्रेशर के ऊपर समझने वाले हैं। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर समझना है ना, तो क्या समझना पड़ेगा? ब्लड प्रेशर अगर समझना है तो हमें क्या समझना पड़ेगा? हमें अपने ब्लड को समझना पड़ेगा। ब्लड को समझ जाएंगे तो ब्लड प्रेशर आसानी से समझ जाएंगे। ब्लड को ही नहीं समझेंगे तो ब्लड प्रेशर समझना क्या हो जाएगा? आसान नहीं होगा। और हम यहाँ पे क्या बात करते हैं? हम यहाँ पे हर एक बीमारी की क्या बात करते हैं? जड़ को बात करते हैं ना, कि अगर आपने जड़ समझ लिया, उसका रूट कॉज समझ लिया, तो बीमारी क्या हो जाएगी, आपको समझने के लिए आसान हो जाएगी, और उस पर काम करना भी आपको आसान हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करते रहेंगे? डॉक्टर की दवाइयाँ खाते रहेंगे। और कितने समय तक खाना पड़ता है? अगर मान लो किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो कितने समय तक दवाई खाएगा? कितने समय तक दवाई? मान लो कि उसको 40 साल में ब्लड प्रेशर की बीमारी हुई, या 30 साल में ब्लड प्रेशर की बीमारी हुई, और वो 80 साल तक मान लो जिंदा रहता है, तो कितने साल तक दवाई खाएगा? 30 साल में मान लो कि उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, या 40 साल में ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, और 80 साल तक जिंदा रहता है, तो कितना साल खाना पड़ेगा दवाई? 40 साल। ऐसा आपने किसी से सुना है क्या कि उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी हुई और वो अब दवाई नहीं खाता है? मैं मान 5 साल पहले भी आप सुनोगे तो दवाई खा ही रहा था। इससे 5 साल बाद और मिलोगे तो भी वो दवाई खाएगा। 5 साल पहले भी दवाई खा रहा होगा, और 5 साल बाद आप मिलोगे तो भी दवाई खा रहा होगा, 10 साल बाद मिलोगे तो भी वो दवाई खा रहा होगा। किसकी? जो उसकी प्रॉब्लम होगी। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी तो ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा होगा। डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी तो डायबिटीज की दवाई खा रहा होगा। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहा होगा। दवाई खा ही रहा होगा। क्यों दवाई खा रहा है? क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपने रूट कॉज पे काम ही नहीं कर रहा है। जो जड़ है उसकी, उस पे काम नहीं कर रहा है। और एलोपैथिक्स में जो है कि जड़ पे कोई इलाज नहीं होता है। आप ये समझ लो, इसको जो है ना आप गांठ बांध करके रख लीजिए कि एलोपैथिक क्या होती है। अर्जेंट सिचुएशन के लिए एलोपैथिक मेडिसिन बनी हुई है, कि अगर आपको तुरंत के तुरंत अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, घबराहट हो रही है, कुछ जो दिक्कत हो रही है, तो आप अर्जेंटली जाओ डॉक्टर के पास, और डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा, या फिर उससे रिलेटेड जो है कि आपका ट्रीटमेंट करेगा, और आपकी प्रॉब्लम जो है कि आपको हल्की लगने लगेगी, आसान लगने लगेगी, अच्छा लगने लगेगा। लेकिन अगर आप उसके जड़ पे काम करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि परमानेंट इसका सोल्यूशन मिल जाए, परमानेंट मैं इसको क्या कर पाऊँ, इससे जो है कि मैं निजात पा पाऊँ, मुक्ति पा पाऊँ, तो आपको जो है ना उसके जड़ पे काम करना पड़ेगा। तो आज हम इसी का समझने वाले हैं कि ब्लड प्रेशर की जड़ क्या है। तो ब्लड प्रेशर को समझने से पहले हमें क्या समझना है? आपको अपने ब्लड को समझना है। अगर आपने ब्लड समझ लिया तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड जो है ना हमारे बॉडी में एक कैरियर की तरह काम करता है। जैसे स्विगी वाला होता है, जोमेटो वाला होता है, वो क्या करता है? कैरियर की तरह काम करता है। अगर आपको खाना चाहिए, आपने ऑर्डर किया, आपके घर पे क्या कर देता है, खाना पहुंचा देता है। उसी तरीके से ब्लड हमारे बॉडी में क्या करता है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। वो कुछ चीजों को क्या करता है, जो है कि आपके सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करते रहता है। अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए आपके बॉडी को, तो क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, क्या ढोकर के लेकर के जाएगा? ऑक्सीजन ढोकर के लेकर के जाएगा। अगर आपने दवाई खाया तो दवाई किसके माध्यम से जाएगी? वो ब्लड के ही माध्यम से आपके जो है ना पूरे बॉडी में जाती है। अगर आप खाना खा रहे हो तो खाना जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है, किसके माध्यम से होता है? ब्लड के माध्यम से ही जो है कि एनर्जी में कन्वर्ट होता है।
अगर आप जो है कि कैल्शियम की दवाई खा रहे हो तो कैल्शियम जो है कि ब्लड के माध्यम से ही जो है कि आपके बॉडी में जो है कि ट्रांसपोर्ट होता है। तो कोई भी चीज आपके बॉडी के हर एक सेल्स हर एक ऑर्गन्स तक पहुंचती है तो किसके माध्यम से पहुंचती है? ब्लड के माध्यम से पहुंचती है। ब्लड क्या करता है? ब्लड एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। अब ये ब्लड जाता कैसे है? तो ब्लड जो है ना एक ब्लड वेसल्स के माध्यम से आपके बॉडी में जो है कि घूमता है, फ्लो होता है। ब्लड वेसल्स आप सिंपल सा समझ लीजिए कि एक ट्यूब जिसके माध्यम से जिसमें जो है कि ब्लड क्या होता है? पास होता है, ब्लड क्या होता है? फ्लो होता है। तो ऐसी ट्यूब्स होती है ना आपके बॉडी में जो होती है ब्लड वेसल्स होती है, जिसको आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्टरीज बोला जाता है, वेन्स बोला जाता है और कैपिलरीज बोला जाता है। कुछ ट्यूब्स क्या होती है? मोटी होती है, कुछ ट्यूब्स पतली होती है, और कुछ ट्यूब्स बहुत ही पतली होती है जिसे कैपिलरीज बोला जाता है। कुछ ट्यूब क्या होंगी? मोटी होंगी। कुछ ट्यूब क्या होंगी? पतली होंगी। और कुछ ट्यूब क्या होगी? बहुत पतली होंगी, उसको क्या बोला जाता है? कैपिलरीज बोला जाता है। और इसी ट्यूब्स के माध्यम से ब्लड हमारे बॉडी में क्या होता है? फ्लो होता है। इतना समझ में आया कि ब्लड क्या होता है? ब्लड एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। कोई भी चीज को आपके ऑर्गन्स तक लेकर के जाना है, आपके सेल्स तक लेकर के जाना है, तो किसके थ्रू जाएगा? ब्लड के माध्यम से जाएगा। क्लियर हुआ? अब आपके जो बॉडी में जो ब्लड है उसके कंपोजिशन है ना, उसमें क्या है? 50% वाटर है। अगर वाटर नहीं रहेगा तो ब्लड फ्लो करेगा क्या? अगर ब्लड सॉलिड मटेरियल रहेगा तो फ्लो नहीं कर पाएगा। ब्लड क्या है? उसमें 50% वाटर है, और 50% क्या है? उसमें सॉलिड कंपोनेंट्स है। 50% क्या है आपके ब्लड में? आपके खून में 50% क्या है? पानी है। और 50% क्या है? सॉलिड कंपोनेंट्स। इस सॉलिड कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है इसको हम समझ लेते हैं। इसमें आता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या करता है? आपके बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। आपको जो ऑक्सीजन मिलता है वो सारे ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन कैसे मिलता है? रेड ब्लड सेल्स के माध्यम से मिलता है। उसमें और क्या होता है? सॉलिड कंपोनेंट्स में क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? जो आप खाना खाते हो या फिर जो है कि आप पॉल्यूशन से या फिर कहीं पे भी हो आप इन्फेक्टेड हो, तो आपके बॉडी में अगर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जा रहा है तो उसको क्या करता है? किल करता है। आपने हाथ धो करके खाना नहीं खाया तो हाथ में कुछ तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस लगे होंगे। आपने खाना खाया तो क्या हुआ? उसके माध्यम से क्या हो गया? आपके बॉडी में चला गया। तो उसको किल करने का काम कौन करेगा? व्हाइट ब्लड सेल्स करेगा। प्लेटिलेट्स क्या होते हैं कि आपका मान लो कि कहीं पे कट लग गया और वहां से खून बहने लगा। तो अगर कट लग गया तो खून ज्यादा नहीं बहे तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग को में काम करते हैं, ब्लड को रोक देते हैं बाहर, जो है कि ब्लड जो है कि ज्यादा जो है कि बाहर ना जा पाए। तो कौन काम करता है इसके लिए? प्लेटलेट्स काम करते हैं। नहीं तो आपने थोड़ा सा कट लगा और पता चला 1 लीटर खून आपके जो है कि बॉडी से निकल गया, 2 लीटर खून निकल गया। तो ऐसा नहीं हो इसके लिए कौन काम करता है? प्लेटिलेट्स काम करते हैं। यानी कि खून को क्या करते हैं? इस तरीके का उसका कंपोनेंट्स बना करके रखते हैं कि खून जो है कि ज्यादा मात्रा में बाहर न निकल पाए। इतना समझ में आया कि जो सॉलिड कंपोनेंट्स में क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। और क्या होता है? जो आप प्रोटीन आप लेते हो है ना, खाने के माध्यम से जो आपके प्रोटीन जो जाएगा ना आपके बॉडी में, तो वो आपके ब्लड में ही घूमते रहता है। प्रोटीन किस में घूमता है? आपके ब्लड में घूमता है। फैट, आप तेल खाओगे, घी खाओगे तो किसके किस में जाएगा? वो ब्लड में ही घूमेगा, है ना। ब्लड में जाकर के फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एमिनो एसिड आपके ब्लड में घूमते रहता है, फैटी एसिड आपके ब्लड में घूमते रहता है। अगर आप मिनरल्स ले रहे हो वाटर के माध्यम से, पानी के माध्यम से, अगर आप मिनरल्स ले रहे हो तो भी कहाँ पे जाएगा? वो आपके ब्लड में ही घूमेगा। सॉल्ट, नमक अगर आप खा रहे हो तो नमक भी कहाँ जाएगा? आपके ब्लड में ही घूमेगा वो। पोटेशियम, शुगर, चीनी जो हमारी फेवरेट है, सवेरे सवेरे उठते बराबर जिसका हम चाय बना करके पीते हैं, वो भी कहाँ पे जाएगी? ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगी। ग्लूकोज क्या होगा? हमारे ब्लड में ही घूमेगा। सोडियम हो गया। मेडिसिन, जो आप दवाइयाँ खाते हो, दवाइयों का असर आपके बॉडी में क्यों होता है? क्योंकि वो ब्लड में जाता है और ब्लड में जाने के बाद सेल्स को क्या करता है? जाकर के वो रिपेयर करता है। सेल्स को जो है कि जो जिसके लिए रहता है उसको जो है कि वो काम करना स्टार्ट कर देता है। मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन जो भी आपके बॉडी में है, ये सब कहाँ पे रहते हैं? ब्लड में ही घूमते रहते हैं। तो इतना समझ में आया कि ब्लड क्या है? वाटर कंपोनेंट्स और सॉलिड कंपोनेंट्स का बना हुआ है। अब हम आगे समझते हैं कि जब ये ब्लड आपके ट्यूब में घूमता है, ब्लड जब ट्यूब में फ्लो होता है, तो जो ट्यूब की वॉल्स होती है उस पर प्रेशर क्रिएट करता है। ये मान लो कि ये ट्यूब है तो ये वॉल्स है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है वॉल्स, ये वॉल्स है।
जब ये ब्लड घूमता है इसमें, जब ब्लड फ्लो होता है ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड के जो वॉल्स होती हैं, ट्यूब की जो वॉल्स होती है, उस पे क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। आप घर में कोई भी पानी वाली पाइप रहे और पानी वाली पाइप में जब आप पानी डालोगे, तो क्या होगा, पानी के जो वॉल्स होते हैं, ट्यूब की जो वॉल्स होती है, जो पानी की ट्यूब है उस पे जो वॉल्स पे क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। उसी तरीके से आपकी ब्लड की जो ट्यूब है, ब्लड की जो ब्लड वेसल्स है, उसमें क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। और जिस प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होता है उसी को कहा जाता है ब्लड प्रेशर। अगर ये नॉर्मल प्रेशर के साथ आपके ट्यूब पे नॉर्मल प्रेशर अगर देगा तो क्या होगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा। अगर ट्यूब की वॉल्स पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे। इतना समझ में आया सभी लोगों को? ब्लड प्रेशर मतलब क्या, कि जो ब्लड आपके ब्लड वेसल्स में, आपकी आर्टरीज में, आपके वेन्स में, आपकी कैपिलरीज में जो ब्लड घूम रहा है, वो क्या करता है, प्रेशर के साथ फ्लो होता है। अगर वो नॉर्मल प्रेशर के साथ फ्लो होगा तो आपका ब्लड प्रेशर क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर ये ब्लड ज्यादा प्रेशर के साथ फ्लो होने लगेगा तो क्या हो जाएगा, उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे। अब हम ये समझेंगे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो ठीक है, लेकिन ये ब्लड जो है ज्यादा प्रेशर के साथ क्यों जो है कि फ्लो करेगा, ब्लड ज्यादा प्रेशर के साथ क्यों फ्लो करेगा, इसको हमें समझना है। समझना चाहेंगे सभी लोग? एक बार थोड़ा हंस दीजिए कि हाँ समझना चाहते हैं। उदास मन यस से नहीं सर। हंस उदास मन से नहीं समझना है हमें ना, खुश मन से समझना है। खुशी के मन से अगर आप समझेंगे तो जो है कि क्या होगा, ज्यादा समझ पाएंगे। उदास रहेंगे, थके रहेंगे, नींद में रहेंगे, सोते रहेंगे, तो कैसे समझेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे क्या, नहीं समझ पाएंगे। लेकिन खुश के मन से है ना, एंजॉयमेंट के साथ सीखेंगे चीजों को तो हम ज्यादा समझ पाएंगे, उस पर हम काम कर पाएंगे। तो अब हम समझते हैं कि ये ब्लड प्रेशर के साथ क्यों मूव करेगा, प्रेशर के साथ क्यों फ्लो करेगा, ब्लड ट्यूब में क्यों प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा। तो ये ब्लड जो है कि प्रेशर के साथ इसलिए मूव करेगा, इसके चार रीजन। वो चार रीजन हम समझते हैं। पहला रीजन क्या है, कि अगर आपका ब्लड की विस्कोसिटी ज्यादा हो गई, ब्लड अगर आपका गाढ़ा हो गया, अगर गाढ़ा हो जाएगा तो कोई भी गाढ़ी चीजों को क्या करना पड़ेगा, अगर ट्यूब में फ्लो कराना है तो एक प्रेशर के साथ फ्लो कराना या नहीं कराना पड़ेगा। ब्लड अगर गाढ़ा हो जाएगा तो ब्लड को एक प्रेशर के साथ मूव कराना पड़ेगा ट्यूब में या नहीं कराना पड़ेगा। जी सर। यानी कि हार्ट को ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा उसको जो है कि क्या करने के लिए, ब्लड में फ्लो करने के लिए, ब्लड को फ्लो करने के लिए। अगर ब्लड फ्लो ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन पूरे बॉडी तक पहुंचेगा क्या, नहीं पहुंचेगा। और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो बॉडी की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो अगर ये ब्लड की विस्कोसिटी ज्यादा हो गई, ब्लड अगर गाढ़ा हो गया, ब्लड की थिकनेस ज्यादा हो गई, तो क्या होगा, प्रेशर के साथ इसको मूव कराना पड़ेगा। और जब प्रेशर के साथ मूव होगा तो वॉल्स पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्लड गाढ़ा क्यों होगा फिर। अभी हमने समझा ना कि अगर ब्लड गाढ़ा हो जाए, ब्लड की थिकनेस बढ़ जाए, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाए, तो ब्लड को क्या करना पड़ेगा, एक प्रेशर के साथ जो है कि ट्यूब में फ्लो होना पड़ेगा। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्लड गाढ़ा कब होगा। तो ब्लड गाढ़ा तब होगा कि जब आप क्या करेंगे, जब आप खाना खाएंगे और खाने में अगर आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, तो क्या होगा, ज्यादा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ग्लूकोज मतलब क्या हो गया, शुगर हो गया। ग्लूकोज मतलब क्या हो गया, शुगर हो गया। तो जो ब्लड में जा करके ज्यादा ग्लूकोज अगर फ्लो होगा, ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज जो है कि मूव करेगा, तो ब्लड की विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? अगर मान लो कि आपने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें ज्यादा खाया, सवेरे उठ करके चाय पिया आपने, फिर ब्रेड खाया, फिर आपने बिस्किट खाया, फिर आपने जो है कि टोस्ट खाया, ये सारी चीजें क्या करेगी, ज्यादा ग्लूकोज सिक्रेट करेगी, ज्यादा ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगी आपके ब्लड में। तो अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो ब्लड की विस्कोसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। जब ग्लूकोज ज्यादा बॉडी में बनेगा तो उस ग्लूकोज को कम करने के लिए इंसुलिन ज्यादा बनाना पड़ेगा। ग्लूकोज को कम करने के लिए इंसुलिन ज्यादा बनाना पड़ेगा। तो अगर इंसुलिन ज्यादा बनेगा तो भी क्या करेगा, ये दिक्कत करेगा, उसकी विस्कोसिटी को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ा देगा, इंसुलिन क्या करता है, नमक को रोक करके रख देता है।
इंसुलिन नमक क्यों रोकता है? कि हमने क्या समझा था कि अगर मान लो कि आपने जो है कि ज्यादा ग्लूकोज वाली चीजें लिया, और आपका सेल्स जो है कि एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहा उसको, ग्लूकोज को जितना ग्लूकोज को कन्वर्ट करना था उतना ग्लूकोज को क्या किया उसने, एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। जो ज्यादा ग्लूकोज आप ले रहे हो, ज्यादा ग्लूकोज का इंटेक करो, किस में कन्वर्ट करेगा वो? ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करेगा, विजरल फैट में कन्वर्ट करेगा। तो आपके बॉडी में अगर ज्यादा ग्लूकोज जो है कि घूमेगा, तो ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ेगा। अब जब ज्यादा इंसुलिन बनने लगता है तो क्या होता है, फिर आपके बॉडी में जो है कि ग्लूकोज ज्यादा बनेगा, तो विजरल फैट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये क्या करेगा, आपके सेल्स के रिसेप्टर्स को चोक कर देगा। जब सेल्स के रिसेप्टर्स को चेक कर देगा तो सेल्स क्या कर पाएंगे, अंदर ग्लूकोज को ले नहीं पाएंगे। अब जब सेल्स ग्लूकोज को नहीं ले पाएंगे तो ग्लूकोज क्या होगा, आपके बॉडी में घूमता ही रहेगा, ब्लड में घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। अब इंसुलिन को क्या लगेगा कि ग्लूकोज तो है, इस सेल्स ग्लूकोज ले क्यों नहीं रहे? ग्लूकोज को क्या समझ में आता है, ग्लूकोज को ये समझ में आता है, इंसुलिन को क्या समझ में आता है कि ग्लूकोज की मात्रा तो है, यानी कि ग्लूकोज को क्या करना चाहिए, काम क्या है, सेल्स को ग्लूकोज को अंदर लेना। लेकिन ग्लूकोज अंदर क्यों नहीं ले रहा सेल्स? क्योंकि सेल्स के चारों तरफ क्या हो गया, एक विजरल फैट की परत बन गई, जिससे क्या हो गया, उसके रिसेप्टर्स चोक हो गए। जब रिसेप्टर्स चोक हो जाते हैं तो सेल्स क्या करता है, उसको जो है कि ग्लूकोज को अंदर नहीं ले पाता, इसको बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो इंसुलिन क्या समझती है कि भाई ग्लूकोज तो बॉडी में है, लेकिन ये सेल्स अंदर क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि उसका काम क्या है कि ग्लूकोज को ले जाकर के सेल्स के अंदर डालना, किसका काम है, इंसुलिन का काम है। तो इंसुलिन को ऐसा लगता है कि सेल्स क्या हो गए, डिस्चार्ज हो रहे हैं। इंसुलिन को क्या लगता है, सेल्स डिस्चार्ज हो रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास फोर व्हीलर है, और आपने उसकी फोर व्हीलर का टैंक जो है ना फुल कर दिया डीजल से, लेकिन फोर व्हीलर की बैटरी डिस्चार्ज है, तो फोर व्हीलर चलेगी क्या? डीजल पूरा भरा हुआ है फोर व्हीलर में, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज है, तो जितना भी आप सेल्फ मारोगे बैटरी डिस्चार्ज रहेगी, तो फोर व्हीलर स्टार्ट होगी क्या? नहीं स्टार्ट होगी। तो इसी तरीके से इंसुलिन को क्या लगता है कि ग्लूकोज तो है, इसको क्या करना चाहिए, लेना चाहिए अंदर एनर्जी बनाने के लिए, लेकिन अगर ये नहीं ले रहा है, इसका मतलब क्या है, इसकी जो है कि नहीं डिस्चार्ज हो रहे हैं सेल्स। तो वो क्या करता है, जो आयोडीन होता है वो क्या करता है, चार्ज करता है सेल्स को, क्या करता है, चार्ज करता है। तो इंसुलिन क्या करता है, आपके बॉडी में आयोडीन को रोक देता है। अब आयोडीन की मात्रा अगर मान लो कि आपके ब्लड में बढ़ जाएगी, तो ब्लड क्या हो जाएगा, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ब्लड क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। मान लो कि आपको एक शरबत बनाना है, उसमें आपने चीनी जो है कि शक्कर क्या बोलते हैं, नमक ज्यादा कर दिया। तो नमक ज्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, शरबत गाढ़ा हो जाएगा या नहीं गाढ़ा हो जाएगा? तो क्या होता है, इसी तरीके से ब्लड क्या करता है, ब्लड की जो है कि इंसुलिन क्या करता है, आयोडीन को रोक करके रख देता है। आयोडीन जो यूरिन के माध्यम से फिल्टर हो जाना चाहिए बॉडी में, वो जो है कि उसको क्या करता है, रोक देता है। जब रोक देता है तो आपके ब्लड में क्या होता है, आयोडीन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो आपने सुना है ना कि जो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, नमक कम खाओ। सुना है या नहीं सुना है? नमक कम खाने को क्यों बोला जाता है? कि भैया पहले से ही क्या किया, आपका जो है कि इंसुलिन ने नमक को रोक करके रखा हुआ है। और नमक आप ऊपर से ज्यादा खाओगे तो क्या होगा कि आपकी जो ब्लड की जो है ना विस्कोसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ब्लड की विस्कोसिटी आपने ग्लूकोज से तो बढ़ी रही है, साथ साथ में किससे बढ़ी, नमक से भी बढ़ने लगी। अब क्या हो गया, ब्लड क्या होने लगेगा, गाढ़ा होने लगेगा। तो अगर आपकी ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब इंसुलिन की मात्रा ज्यादा है। इंसुलिन की अगर मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब क्या करेगा, इंसुलिन क्या करेगा, नमक को रोक करके रखेगा। तो ब्लड में क्या हो गया, ब्लड जो है कि ग्लूकोज की भी मात्रा ज्यादा हो गई और नमक की भी मात्रा ज्यादा हो गई। तो ब्लड क्या हो गया, गाढ़ा हो गया, उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई, उसकी थिकनेस बढ़ गई। अब उस ब्लड को ब्लड ट्यूब में जब मूव कराना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, प्रेशर के साथ मूव कराना पड़ेगा। कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा? कराना पड़ेगा ना। मान लो कि ब्लड गाढ़ा हो गया, तो उस गाढ़े ब्लड को प्रेशर के साथ जब हम मूव कराएंगे तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो क्या करेगा, वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट करेगा। समझ में आया? रूट कॉज आपको समझ में आ रहा है क्या? हमने जो खाने में गड़बड़ कर दिया ना, खाने में क्या होना चाहिए, हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। खाने में क्या होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, जो है कि फाइबर भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम होना चाहिए,
है ना। कार्बोहाइड्रेट जितनी जरूरत है उतना हमें खाना है, प्रोटीन जितना जरूरत है हमारे बॉडी को उतना ज्यादा हमें खाना है, जितना जो है कि फाइबर की जरूरत है उतना ज्यादा हमें जो है कि फाइबर लेना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन और फाइबर खा रहे हैं क्या, वाइटामिन और मिनरल्स ले रहे हैं क्या, नहीं ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, केवल कार्बोहाइड्रेट्स पे अपनी जिंदगी को चला रहे हैं। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाओगे तो आपके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, ब्लड आपका गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड की थिकनेस बढ़ जाएगी, और क्या होगा, ब्लड जो है कि प्रेशर के साथ मूव करेगा और ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। जब आयोडीन की मात्रा बढ़ जाती है, जब आयोडीन की मात्रा बढ़ जाती है तो ब्लड का कंपोजिशन गड़बड़ हो जाता है। ब्लड का हमेशा कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, ब्लड का कंपोजिशन होना चाहिए आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होना चाहिए हमेशा। ब्लड का कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। आइसोटोनिक मतलब क्या होता है इसको हम समझते हैं ना। आइसोटोनिक मतलब क्या होता है कि मान लो कि ये 100 ml पानी है। इस 100 ml पानी में अगर आपने 0.9 ग्राम नमक डाला तो ये सॉल्यूशन जो होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। 100 ml पानी में 0.9 ग्राम अगर आपने, मतलब 1 ग्राम से थोड़ा सा कम अगर नमक रहा तो सोल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। उसमें जो सेल्स होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, यानी कि प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करते हैं। लेकिन अगर इस सॉल्यूशन कुछ ऐसा हो जाए कि अगर आपने मान लीजिए क्या कर दिया, नमक की मात्रा कम कर दिया, नमक क्या कर दिया, हाफ कर दिया, 0.45 ग्राम कर दिया, और पानी उतना ही रखा, तो क्या हो गया, नमक कम हो गया तो सेल्स क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। सेल्स क्या हो जाएंगे, नमक कम रहा और पानी उतना ही रहा तो सेल्स क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। और ये फूले हुए सेल्स क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे। तो ब्लड हमेशा, बॉडी क्या चाहती है, ब्लड का कंपोजिशन हमेशा क्या रहना चाहिए, आइसोटोनिक रहना चाहिए, उसको आइसोटोनिक मेंटेन करने में लगी रहती है। एक और सोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि ब्लड की जो है कि नमक की मात्रा मान लो कि आपने 1.8 ग्राम कर दिया, नमक की मात्रा अगर आपने बढ़ा दिया और पानी उतना ही रखा, तो ऐसे सॉल्यूशन में क्या होगा, नमक ज्यादा हो जाएगा तो सेल्स क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। अगर मान लो सेल्स अगर सूख गए, सिकुड़ गए, तो प्रॉपर तरीके से बॉडी में ऑक्सीजन ले जा पाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे। तो इसके लिए क्या करती है बॉडी, हमेशा चाहती है कि ब्लड का कंपोजिशन में क्या हो, गड़बड़ नहीं हो। और ब्लड के कंपोजिशन गड़बड़ नहीं हो उसके लिए क्या करती है, आइसोटोनिक बनाती है। अब आइसोटोनिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइसोटोनिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइसोटोनिक मान लो कि क्या किया, इंसुलिन ने क्या किया, नमक की मात्रा बढ़ा दिया। अगर नमक की मात्रा को बढ़ा दिया तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको आइसोटोनिक बनाने के लिए पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी ना, इसमें अगर 1.8 ग्राम नमक है तो इसको क्या करना पड़ेगा, पानी को 200 ml करना पड़ेगा, तभी तो जाकर के प्रॉपर कंपोजिशन होगा। और आसान में समझते हैं कि मान लो कि आपने शरबत बनाया, नमक का शरबत बनाया, नमक का घोल बनाया। अगर मान लो कि घोल ज्यादा नमक वाला हो गया तो उसको क्या करोगे आप, उसको सही करने के लिए क्या करोगे आप, पानी पानी मिलाओगे या नहीं मिलाए। मिलाओगे, पक्का है ना, पानी मिलाएंगे। तो अगर नमक ज्यादा हो गया तो उस कंपोजिशन को बराबर करने के लिए, आइसोटोनिक करने के लिए पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। और अगर पानी की मात्रा ब्लड में ज्यादा बढ़ जाएगी तो ब्लड में क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, कहाँ पे, वॉल्स पे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। पहला रीजन क्या था, पहला रीजन क्या था कि ब्लड अगर गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड की थिकनेस बढ़ जाएगी, यानी कि ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, ब्लड में नमक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो प्रेशर के साथ ब्लड को मूव कराना पड़ेगा। अगर नमक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो उसमें सेल्स क्या हो जाएंगे, क्या होने लगेंगे, सेल्स कम। सिकुड़ने लगेंगे। तो ब्लड बॉडी को क्या करना पड़ता है, अगर सेल सिकुड़ने लगेंगे तो बॉडी क्या चाहेगी, सेल सिकुड़ जाए, ऐसा चाहेगी क्या, तुरंत के तुरंत बॉडी की डेथ हो जाए, नहीं चाहेगी। तो क्या करती है, उसमें पानी का जो है कि लेवल्स बढ़ा देती है, वाटर का वॉल्यूम बढ़ा देती है। और वाटर का वॉल्यूम अगर आपके ब्लड में बढ़ जाएगा तो ब्लड क्या होगा, प्रेशर के साथ मूव होगा, और क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। समझ में आया, दो रीजन आपको समझ में आया। अब तीसरा रीजन हम समझते हैं। तीसरा रीजन क्या होता है कि अगर ब्लड को प्रेशर के साथ मूव कराना है, इसका मतलब क्या है कि आपका हार्ट ज्यादा प्रेशर के साथ काम करेगा। हार्ट को ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो प्रेशर कौन देगा, प्रेशर तो हार्ट ही देगा ना। कि प्रेशर, और कुछ है कि आपकी बॉडी में प्रेशर को जो है कि जो करने के लिए, तो ये प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है, आपका हार्ट क्रिएट कर रहा है ना। तो अगर हार्ट प्रेशर के साथ जो है कि ब्लड को पंप करेगा, हार्ट क्या करेगा,
प्रेशर के साथ अगर ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। ये हार्ट है। अगर ये हार्ट क्या करेगा, ज्यादा पंप करने लगेगा। ज्यादा पंप कब करेगा, अगर विस्कोसिटी ज्यादा बढ़ेगी और वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा तो पंपिंग क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, उसको काम ज्यादा करना पड़ेगा। तो अगर ये हार्ट आपका ज्यादा पंप करने लगेगा, उसकी पंपिंग ज्यादा हो जाएगी, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर हार्ट जो है कि नॉर्मल तरीके से, मान लो कि आपके घर में एक पंप है जिसके थ्रू पानी जो है कि फ्लो होता है, और उसका पंप का प्रेशर बढ़ा दो, तो पानी जो है कि प्रेशर के साथ जाएगा ही नहीं जाएगा। प्रेशर के साथ जाएगा तो वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट करेगा नहीं क्रिएट करेगा। तो अगर आपका हार्ट ज्यादा जो है कि पंप करने लगे, उसकी पंपिंग जो है कि ज्यादा हो जाए, प्रेशर के साथ पंप करने लगे, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ब्लड क्या होगा, वॉल्स पे प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा। चौथा रीजन क्या होता है कि ये जो इंसुलिन होता है ना, एक ग्रोथ हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है। ये क्या करता है, जो ब्लड की जो ट्यूब है अंदर से उसकी मसल्स को बढ़ाते रहता है। मसल्स को क्या करता है, मोटा करता है। मसल्स को क्या कर देगा, हार्ड कर देगा, स्टिफ कर देगा। तो अंदर से अगर मान लो कि ये ब्लड का ट्यूब का साइज है, और अंदर से मान लो कि ये मसल्स बढ़ गई, तो ट्यूब का साइज कम हो गया। ट्यूब का साइज कम हुआ है, बड़ा। अगर मान लो मसल्स, इंसुलिन ने क्या कर दिया है, मसल्स को जो है कि इसका जो है कि मांस को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया अंदर से, तो ये ट्यूब क्या हो गया, छोटा हो गया ना। अभी देखो ना, ट्यूब ऐसा था, अब अंदर से अगर एक हो गया तो आप देखो रास्ता क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये छोटे रास्ते से अगर ब्लड को पास होना रहेगा तो प्रेशर के साथ पास करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड तो सप्लाई पूरे बॉडी में होनी चाहिए। और ब्लड अगर प्रॉपर तरीके से पूरे बॉडी में सप्लाई नहीं होगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो बॉडी की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये क्या करता है, इंसुलिन क्या है, ग्रोथ हार्मोन होता है। क्या करता है, प्रेशर जो है कि क्या करता है, अंदर से आपके जो कि ट्यूब की वॉल्स पे क्या करता है, मसल्स बिल्डिंग का काम करना स्टार्ट कर देता है, मसल्स बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। और जब मसल्स बढ़ाना स्टार्ट कर देता है तो क्या हो जाती है, अब आपकी ट्यूब क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। ट्यूब क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। और उस पतले ट्यूब में अगर आपको जो है कि ब्लड को फ्लो कराना पड़ेगा, तो प्रेशर के साथ ब्लड जाता है। तो ये चार रीजन आपने समझा। अब ये इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन है, इसको जस्टिफाई करने के लिए अमेरिका में एक सर्वे हुआ। उन्होंने क्या किया, एक डॉक्टर ने क्या किया, एक जो है कि डॉग के एक पैर में, कुत्ते के एक पैर में जो है कि इंसुलिन का इंजेक्शन देना स्टार्ट किया, और दूसरे पैर में केवल सिंपल पानी का इंजेक्शन देना स्टार्ट किया। 6 महीने तक ये प्रक्रिया रखा। और 6 महीने के बाद उसने देखा कि जो जिस जिस पैर में, जिस कुत्ते के पैर में उन्होंने इंसुलिन का इंजेक्शन दे रहे थे, उसकी जो जी ब्लड वेसल्स थी ना, वो हार्ड हो गई थी, स्टिफ हो गई थी, कड़ी हो गई थी। क्यों, क्योंकि अंदर से मसल्स बिल्डिंग होना स्टार्ट हो गया था। तो इसी तरीके से क्या होता है कि अंदर से जब मसल्स जो है कि ये क्या होना चाहिए, ब्लड ट्यूब हमेशा क्या होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। लचीली चीजों में जो है ना, पानी जो है कि ज्यादा अच्छे आसानी से फ्लो होता है। लेकिन कोई हार्ड चीज हो तो उसमें क्या होता है, दिक्कत होती है फ्लो होने में, जो है कि उसकी हार्डनेस को बढ़ा देता है। क्या, इंसुलिन हार्मोन। तो आपको समझ में आया कि क्या क्या रीजन से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ब्लड प्रेशर एक रीजन तो क्या है कि अगर आपका ब्लड गाढ़ा हो गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर इंसुलिन ने नमक की मात्रा को रोक दिया, अगर जो है कि नमक की मात्रा अगर ब्लड में ज्यादा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, उसको आइसोटोनिक बनाने के लिए पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ जाएगी। और पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, पानी का वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा, तो ब्लड पे प्रेशर बढ़ जाएगा। तीसरा हमने क्या समझा कि अगर आपका हार्ट ज्यादा पंप करने लगेगा, ज्यादा प्रेशर के साथ पंप करेगा, तो ब्लड ऑटोमेटिक क्या करेगा, वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट करेगा। चौथा हमने ये समझा कि इंसुलिन क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है। अंदर से क्या करता है, मसल्स को जो है कि बनाते रहता है, जिससे जो कि ट्यूब होती है, ट्यूब क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। तो ब्लड को क्या करना पड़ता है, प्रेशर के साथ मूव करना पड़ता है। अब इसका रूट कॉज क्या है, जड़ क्या है, क्या जड़ है, ब्लड का प्रेशर होने की बीमारी जड़ है, या फिर हम जो खाना खा रहे हैं वो जड़ है। तो खाना हमेशा क्या होना चाहिए, खाना हमेशा बैलेंस डाइट होना चाहिए। इसीलिए हम कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नहीं है। कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो ये लो टैबलेट, और जो है कि इससे जो है कि आपको अच्छा लगने लगेगा।
तो किस में होता है? फार्मास्यूटिकल में होता है। हम कौन सी इंडस्ट्री में हैं? हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उस इंडस्ट्री का नाम है न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है कि आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो गई, आपके अंदर जो है कि आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं। आप क्या ले रहे हैं? केवल आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं। सवेरे उठते बराबर चाय पी रहे हैं, मतलब आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं। चाय में क्या होता है? शुगर होता है, शक्कर होता है। और जो शक्कर होती है पूरा का पूरा क्या होती है? 100% कैलोरी होता है उसमें। पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। शक्कर में जो होता है ना, पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है। और वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट सीधा जाकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हम जो है कि चाय जो है कि आजकल ब्रेड के साथ, टोस्ट के साथ हम खाते हैं, बिस्किट के साथ खाते हैं, तो उसमें मैदा होता है। मैदा भी क्या होता है? 100% कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो शुगर भी 100% कार्बोहाइड्रेट्स, और मैदा की बनी हुई चीजें क्या होती है? 100% कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। और मैदा और शुगर की चीजें जो है कि मार्केट में ज्यादा चलती है और ज्यादा सस्ती होती है। सस्ती क्यों होती है? क्योंकि मैदा भी सस्ता होता है और शुगर भी सस्ता होता है, चीनी भी सस्ती होती है। तो उससे चीजें ना ज्यादा बनती है। आप बेकरी में चले जाओ तो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बिस्किट्स आपको मिल जाएंगे, वेराइटीज ऑफ टोस्ट आपको मिल जाएंगे, वेराइटीज ऑफ ब्रेड आपको मिल जाएंगे। और ये क्या मिलते हैं? सस्ते मिलते हैं ना। 10 रुपए की जो है कि आपको ब्रेड मिल जाएगी, 10, 15, 20, 25 रुपए में आपको क्या मिल जाएगा? टोस्ट मिल जाएगा। बिस्किट्स आपको 10, 15, 20, 25 रुपए में मिल जाएगी, है ना। तो ये किससे बने होते हैं? मैदा से और शक्कर से बने होते हैं। ये दोनों क्या है? जो हम सवेरे सवेरे जो अपने बॉडी में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है कि डालते हैं शक्कर और मैदा। ये दोनों क्या करती है? हमारे ब्लड के लेवल्स में जो शुगर होता है उसकी मात्रा को स्पाइक कर देती है, हाई कर देती है, सवेरे सवेरे ही। तो सवेरे का हमेशा भोजन क्या होना चाहिए? सवेरे जो भी आप खाते हो